सबको सत श्री अकाल और जय भारत। ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। ये जो व्यक्ति आपने देखा जो कह रहा था कि हमारी मांगे मान लो वरना बॉर्डर खोल देंगे पाकिस्तान के लिए, ये सच्चा सिख नहीं हो सकता, ये गद्दार है। ये पैसे के लिए अपनी मां बेच सकता है और बोल रहा है कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मारी तो हम बॉर्डर खोल देंगे, अपनी मां को बेच देंगे। ये सिख नहीं है, ना हिंदुस्तानी है, ये गद्दार है। इसको सजा मिलनी चाहिए और हम जैसे सिख तैयार है लड़ने के लिए इन गद्दारों के खिलाफ। जय भारत। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके? सब चंगासी। तो यार एक बार फिर केवल पंजाब से भारत के लाचार बेचारे गरीब किसानों ने अपने 6 महीने का राशन, मॉडिफाइड ट्रैक्टर विद म्यूजिक सिस्टम, खेती के औजार और कुछ मांग व उद्देश्यों जो मोदी सरकार है वीरे, ये पंजाब ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਮਨ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾकिस्तान बना दो। ये मत दिखाओ। इन सब के साथ दिल्ली पर चढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर खाली अच्छे नहीं लगते ना। देखो 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 कितने बोरिंग लग रहे हैं। तो इसी बात पर ये किसान दिल्ली चलो करने लगे। वैसे एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, पर नहीं 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 नहीं, सेंटर की गलती है सारी। पर चलो कोई नहीं, कुछ फैसले केंद्र ही ले तो बेहतर होता है। तो निकल गए, जिसमें सबसे पहले उनका सामना हुआ पंजाब पुलिस से। और उन्होंने क्या रोका है इन्हें? मास्टरपीस। ये होता है संघर्ष। दिल्ली वालों की तरह नहीं कि पहले ही डर के मारे सील लगा रखी है। क्या ऐसा एफर्ट तुम्हारे हिस्से में आया? नूब कहीं के। और कितनी नाइंसाफी है, देख रहे हो? राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, पर अन्नदाता आएंगे तो बैरिकेड लगाएंगे। बाप रे बाप, ऐसा लिख के इन्होंने सोचा कि क्या लिखा है। अब इससे अच्छा तो कुछ लिख ही नहीं सकते। शुक्र है शाहजहां के ऑर्डर पे नहीं लिखा, वरना नहीं। दिल्ली को इतना पैक करने की जरूरत क्या थी? क्या है, किसान ही तो है भाई। लेकिन जो उग्र किसान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड तोड़ दिए गए। जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया। और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। तो भैया लेवल 1 यानी पंजाब पार करके ये लोग पहुंचे हरियाणा। जहाँ इनकी वजह से सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर को सुधरता हुआ देखकर हरियाणा पुलिस से रहा नहीं गया। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू लिब्रांडू लॉजिक, हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर इनके ऊपर जानलेवा टीयर गैस और अत्यंत विनाशकारी रबड़ बुलेट से हमला कर दिया। जिसका अहिंसक जवाब इन लोगों ने एकदम शांतिदूत स्टाइल में दिया। पहले यहाँ पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, हालात जिस तरीके से यहाँ पर बेकाबू होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कुल मिलाकर ये मत दिखाओ। और तो और पुलिस ने इन पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम वाले ड्रोन छोड़ दिए। बताओ, किसानों पर इतना अत्याचार, ये क्या हो गया है हमारे देश को? गोदी सेठ ने स्टार्क इंडस्ट्रीज से भी हाथ मिला लिया। शर्म आनी चाहिए। लेकिन दाद देनी पड़ी किसानों के सहनशीलता की। उन्होंने इस ड्रोन हमले का एकदम नया हल निकाल लिया। बहुत ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਬਾਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ ਇਹ। फिर किसानों ने 15 तारीख को पूरे भारत में ग्रामीण बंद का आह्वान किया, जिसका पालन केवल यही लोग कर पाए। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े आंदोलनों में ऐसी छोटी मोटी मुहिमें तो होती रहती है यार। मेरी तरफ से देश की इस हार पर 5 सेकंड का मौन। अब देखो, ये जितने भी आंदोलन होते हैं, इन सबके पीछे होती है एक डिमांड, उद्देश्य, लक्ष्य। तो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, ज्यादा नहीं, बस हर फसल पर एमएसपी चाहिए गारंटेड। फसलों के दाम स्वामीनाथन रिपोर्ट के C2+50% वाले फॉर्मूले के हिसाब से हों। फार्म इनपुट में और सब्सिडीज मिले, फ्री बिजली मिले, 10,000 के ऊपर के लोन माफ हो जाएं। पिछले आंदोलन के कारण जितने भी किसानों पर जो भी पेंडिंग केस हैं वो हट जाएं। 60 से ऊपर के किसानों को हर महीने की 10,000 पेंशन मिले। मनरेगा के तहत स्पेशल 200 दिन रोजगार, जिस पर 700 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिले। नोएडा के किसानों को अपनी बेची हुई भूमि की 10% भूमि वापस मिल जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी जॉब। बस इतना ही। ये तो बहुत कम है यार। इतने में कैसे चल सकता है किसान का जीवन? अरे अन्नदाता है भाई यार, ये बहुत गलत हुआ यार, बहुत कम मांग रहे हो तुम। एक काम करो, मेरी तरफ से लिस्ट को थोड़ा और बढ़ा दो, जैसे कि कनाडा की सिटीजनशिप विद प्रॉपर्टी देयर, रागा वाली बैंकॉक की ट्रिप, अपना अपना एक प्राइवेट जेट। बताओ अच्छा लगेगा देश का अन्नदाता कारों में, वो भी मर्सिडीज? कितनी शर्म की बात है यार। तो एक एक प्राइवेट जेट रखने के लिए अलग से फार्म, जेट का फ्यूल सरकार सुनिश्चित करे। और हाँ, भारत रत्न ना सही तो पद्मश्री तो दे ही देना चाहिए।
मेरा तो हो गया। जैन भाई कुछ और ऐड करना है? 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक बंगला, 2-3 कैटरिंग कैफ, 4-5 दर्जन मियां खलीफा। रहने दो तो बस इतना सा ख्वाब है। साला इतना तो आईएएस निकलने पर बिहार का दूल्हा दहेज नहीं मांगता जितना ये मांग रहे हैं। और तो और अब इन्हें मंथली सैलरी भी चाहिए। मतलब कि एक किसान है जिसके पास एक जमीन है, तो सरकार उस जमीन पर खेती करने के लिए उसको फार्म इनपुट प्रोवाइड कराए, उसे बिजली दे, उसके ट्रैक्टर के लिए डीजल दे, महीने की सैलरी दे, मनरेगा के तहत अलग से दिहाड़ी दे। उसने जो भी उगाया, जैसा भी उगाया, किसान को उस उपज पर 50% प्रॉफिट मिले। उसके बूढ़े पिता, क्योंकि किसान के पिता है, तो उन्हें भी मंथली 10,000 पेंशन मिले। इन सब के बावजूद अगर उन्होंने कोई लोन भी ले रखा है तो वो लोन भी माफ हो जाए। और इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि उनके पास एक भूमि का टुकड़ा है जिस पर खेती हो सकती है। करे ना करे उनके ऊपर है। ये बढ़िया है भाई। साला गांव में जमीन खरीदो और खेती के नाम पर धनिया बो दो, बस अब तुम्हारे पापा सहित 7 पुश्तें सरकार पालेगी। अब चलो इन सब मांगों का एक बार थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। सबसे पहले अगर एमएसपी लीगल हो जाता है तो 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर अलग से। देश में किसानों की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ है, तो 15 करोड़ किसानों पर मनरेगा का खर्चा 21 लाख करोड़। इन 15 करोड़ किसानों पर लगभग 2 करोड़ 60 प्लस होंगे, तो उनकी पेंशन का खर्चा 2,40,000 करोड़। मान लिया जाए कि लगभग उनमें 6 करोड़ किसान परिवार होंगे, तो उनकी बिजली पर खर्चा 1,15,200 करोड़। फिर उन्होंने जो ग्रुप डी के बराबर सैलरी मांगी है उसका भी देखा जाए तो महीने का 15,000, और उसी को जब कुल किसानों से किया जाए तो 27 लाख करोड़। फार्मर्स का टोटल आउटस्टैंडिंग यानी बकाया लोन जिसे वो माफ कराने की बात कर रहे हैं 18 लाख करोड़। और ये आंकड़ा 2021 का है, अभी तो और बढ़ गया होगा, पर कोई नहीं, इतना ही ले लेते हैं। इन्हीं सब के अलावा अगर सेंटर और स्टेट की टोटल सब्सिडीज और फ्यूल का खर्चा साइड भी रखें तो टोटल हुआ 52.55 लाख करोड़। इस साल के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से लगभग 5 लाख करोड़ ज्यादा। और अभी तो इसमें बहुत कुछ नहीं जोड़ा है, जैसे कि एस्टिमेटेड 27 लाख करोड़ मंथली सैलरी जो गिनवाई थी। उसके बाद अगर सरकार इनसे एमएसपी पर पूरा अनाज लेती है तो उनके पास ये अनाज रखने के लिए पर्याप्त स्टोरेज नहीं होगा। फिर क्या, नए वेयर हाउस सेटअप के खर्चे। और अगर एमएसपी लीगल हो गई तो सरकार का वैसे ही बतेरा खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर सरकार को इनसे अनाज महंगा खरीदना पड़ेगा, जो कि एंड यूजर या कंज्यूमर या अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते और महंगा हो जाएगा। और जब खाद्य पदार्थ ही महंगे हो जाएंगे तो यही आंदोलन जीवी और आंदोलनों के गिद्ध रूपी पार्टियां हाय महंगाई का रोना रोने लगेंगी। अगर सरकार इन चीजों को सस्ता रखते हुए चलती है तो लॉस कवर करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए जाएंगे, फिर महंगाई की बकचोदी। और अगर सरकार ये दोनों ही नहीं करती तो भैया फिस्कल डेफिसिट को लिमिट में रखने के लिए सरकार को फिर डायरेक्ट टैक्स का सहारा लेना पड़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स के नाम पर चूतिया किसका कटेगा? उस मिडिल क्लास व्यक्ति का जिस बदकिस्मत की सैलरी टैक्स स्लैब में आ जाती है। मतलब ये बंदा पहले देश को चलाने के लिए टैक्स देता था और बदले में इसे आंदोलनकारियों की डिमांड वाले बेनिफिट शायद ही मिले थे, और अब ये बंदा और ज्यादा टैक्स देगा, इसकी इनकम और ज्यादा सिकुड़ जाएगी, और अब भी इसे वो वाले बेनिफिट शायद ही मिल रहे होंगे। मतलब सी गुदवा लेना होगा माथे पर। इससे बढ़िया तो साला रेडी लगा केले बेच लो, कम से कम सिंपैथी ही मिल जाएगी। और अगर सरकार ये भी नहीं करती तो बिना फॉरेन लोन के सबसे घटिया एक ही ऑप्शन बच जाता है, एक्स्ट्रा करेंसी, जो कि देश को इन्फ्लेशनरी स्पाइरल तक ले जा सकती है। पता नहीं यार ये साले लिब्रांडू पढ़े लिखे होकर भी इन तथ्यों पर ध्यान क्यों नहीं देते। अरे यार बताओ ना, सरकार इतना सारा पैसा लाएगी कहां से? नहीं तुम खुद ही सोचो, अगर सरकार को इतना सारा खर्चा उठाना ही है तो एक काम करो ना, जमीन सरकार को ही दे दो, सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनका हो जाएगा और तुम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय की तरह गवर्नमेंट के अंडर काम कर लो। तुम्हारी सैलरी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन वेंशन सब बन जाएंगे। पैदावार अच्छी हुई तो थोड़ा बोनस मिल जाएगा, और अगर पैदावार खराब हुई तो भी तुम्हें कोई घाटा नहीं, क्योंकि खर्चा तो सारा सरकार उठा रही है। कर लो ना ऐसा। अब आ जाएंगे कुछ लोग ड्रामा करने, अरे ऐसे कैसे बोल रहा है, अन्नदाता है वो हमारे। पहली बात तो मुझे ये समझाओ कि वो अन्नदाता कैसे, मतलब क्या फ्री में देता है क्या किसान, बांटता है क्या अपनी उपज को कि हाँ भाई मैंने उगा दिया आओ और ले जाओ? ऐसा तो नहीं होता ना, बेचता है किसान अपनी उपज को। और जहां तक मैंने पढ़ा है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस कहा जाता है। तो इसमें दाता वाला क्या सीन है? ऐसे तो भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो दाता हो गया और मुझे तो पैसे भी नहीं मिल रहे। कपड़े बनाने वाला कपड़ा दाता हो गया, जाओ उसकी भी मांग पूरी करो। मकान बनाने वाला मजदूर मकान दाता हो गया, चलो मजदूर लोग भी आ जाओ धरना देने, कर दो सड़क जाम। तुम्हें क्या परेशानी है? स्पेशल जगह से प्रॉपर फंडिंग तो हो रही है, 6 महीने के राशन का जुगाड़ हो रखा है। गरीबी इतनी धांसू की स्पेशली मॉडिफाइड ट्रैक्टर, एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सिस्टम, जेसीबी, मर्सिडीज सब है तुम्हारे पास। बैठ जाओ घेराबंदी करके। परेशानी किसे होगी? उस जगह के निवासियों को, उस मिडिल क्लास वाले को जिसने अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स में दे दिया, इस उम्मीद में कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा में लगाएगी। और उसे मिलता क्या है?
ऑफिस जाते उस बंदे का रास्ता वो रोक कर बैठे होते हैं जिनका इस देश के डायरेक्ट टैक्स में ना के बराबर योगदान है, और अगर वो कुछ कहे तो उससे बदतमीजी की जाती है, उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, और अगर वो इनका जवाब दे तो टेम्परेचर कंट्रोल रूम में आराम से स्क्रीन स्क्रॉल करते टूल किट के प्यादे छूट उस टैक्स पेयर पर संस्कार का ज्ञान छोड़ने लगते हैं। उसको सोशल विलन साबित कर दिया जाता है। ओरिजिनल टैक्स पेयर तो हर जगह चूतिया साबित हो गया। ऐसे जितने भी आंदोलन होते हैं वो वहाँ की लोकल इकोनॉमी की बैंड बजा देते हैं। वहाँ के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोगों का ये फ्रस्ट्रेशन छुपता नहीं है, सामने आता है, दिखता है। मैं मानता हूँ किसान गरीब है। अब जाके देखिए फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है, 6-6 महीने का खाना लेके जा रहा है यहाँ पे। मुझे समझ किस एंगल से गरीब है उनके, जाकर देखिए वहाँ पे मतलब लिटरली अगर हिंदुस्तान की बात हम करें अगर तो ठीक है, अडानी अंबानी कहते हैं ना, मतलब मेरी मुद्दा विपक्ष उठाता है। वहाँ जाकर पंजाब में जाकर देखे, किसानों की कोठियाँ जाकर देखे क्या उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। किसानों के बच्चे कनाडा सेटल्ड है, फिर कहते हैं गरीब है। मुझे समझ किस एंगल से कैसे गरीब है वो, मतलब कुछ तो एक लॉजिक है, गरीब है कहाँ से गरीब है ये। मैं कह रहा हूँ जो ये बॉर्डर जाकर देखिए, जो गाड़ियाँ लेके एक ऑसम गाड़ियाँ हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ लेके आए, मर्सिडीज पे आए हैं, पीछे ट्रॉली बांधी हुई है। आया था ना उस लड़की का वीडियो, जो रिएक्शन, जो एग्रेशन उस लड़की ने दिखाया वो एक एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड रिएक्शन था, जो एक ऐसा बंदा दे सकता है जिसका कामकाज ऐसी हरकतों की वजह से डिले या कैंसिल होने लगता है। वो लड़की उन सभी निवासियों को दर्शा रही थी जिन्हें बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर हुआ क्या उसके बाद? मीडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक साइड एक उंगली में औकात दिखा देने का घमंड है, ब्रेव गर्ल जैसी बातें होने लगी। और सच में मानना पड़ेगा भाई, बंदे सामने लेकर खड़े थे उस समय ऐसा जवाब देना या तो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है या फिर बहुत हिम्मत का काम। और दूसरी साइड एक पूरी गैंग लड़की के पीछे पड़ गई। श्याम भाई का गुस्सा तो अलग ही चलक रहा था, कहते मैं होता तो कान के नीचे 4 देता। खैर दर्शकों से आग्रह है कि ऐसे वैसे लोगों की बातों में आकर स्टंट ना करें, क्योंकि प्रैक्टिकली फिर FIR भी हो जाती है और तगड़े केस भी लग जाते हैं और बाद में हाथ जोड़कर वीडियो आती है माफी मांगते हुए। और ये बात तो श्याम भाई भी अच्छे से जानता है। बाकी बोलने का क्या, मैं भी बोल देता हूँ, तीतर भर देता मैं उसके। ले 100 लाइक आ गए, बन गया मैं कूल। और श्याम भाई ये जो लिंच वाली बकैती मार रहे हो थोड़ा सोच लिया करो। अभी कुछ साल पहले हिजाब वाला सीन हुआ था ना, वो लड़की ने नारे लगाए थे और वहाँ लड़कों की वही भीड़ थी जिसे तुम टारगेट करना चाह रहे हो। हुआ था क्या लिंच? अरे भाई तुम लिंचिंग बोलकर जिस साइड को टारगेट करना चाह रहे हो उनके केस ढूंढते तुम्हें दिन लग जाएगा, और तुम जैसे लोग जिनके लिंचिंग के केस व्हाइट वॉश या इग्नोर करते हो उनके केस गिनाते मुझे दिन लग जाएगा। फल कुछ नहीं मिलेगा इसका। खैर श्याम भाई अभी तुम बचने का प्रयास करो, कहीं हरियाणा पुलिस फेक न्यूज के चक्कर में धर ले तुम्हें। उसके बाद जुबैर भाई लड़की को संस्कार सिखा रहे थे। अरे यार गेम शुरू कर दिया तो लो, संस्कार 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 संस्कार। अरे मेरे पास तो इतना है, सोचो राइट विंग वाले पूरा दिन खेल सकते हैं तुम्हारे साथ। कुछ रखा है इसमें, इसलिए मांगते हो सबसे 40-40 लाख रुपए। अरे जाओ यार कहीं क्लिप काटो, कहाँ संस्कार के फेरे में पड़ रहे हो। और सच बताऊं, जब ये लिब्रांडू ये लेफ्टी तमीज सिखाते हुए दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो एक गंजेड़ी नशे पर ज्ञान दे रहा हो, गुटखा खाने वाला कैंसर के नुकसान गिना रहा हो। मतलब गजब। ऐसे ही एक मैडम आई, बोली मेरे को तो पूरा रास्ता दिया, जाने दिया उन्होंने। यहाँ इसको लगा कि अरे मैंने तो काउंटर कर दिया, क्या जवाब दिया है। देखो गलती इसकी नहीं है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है। आदमी अक्सर खुद को ही सबसे ज्यादा शाना समझने लगता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही होती है। मैडम जो बहाना आपने मारा वही बहाना लगभग 85 से 90% लोग मारते हैं। इसका मतलब सबको रास्ता दिया, तो ये रोड ब्लॉक क्यों है, ये ट्रैफिक जाम क्यों है? ठीक है चक्कर कोई एमरजेंसी ठीक नहीं, उन्होंने ब्लड ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਸਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੈਠਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਉਹ ਤੇ ਤੋ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਫਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ? ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਾਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦਵਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ। ਆਹ ਦੱਸ ਆਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਉਹ ਪਿਆ ਦਵਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਆਹ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਥੋੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ
जनानियां परेशान हो रही हैं। उसके बाद एक बंदा इस लड़की को लप्पू सी शक्ल की कह रहा था। सोच रहे हो, ये बंदा किसी दूसरे के चेहरे पर कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। अब अगर कुछ बोल दिया तो बॉडी शेमिंग का ड्रामा, छोचन छोचन चिल्लाने लगेगा। लिटरली ये लिब्रांडू अपने अंधविरोध में इतना खोए रहते हैं कि आईना तक नहीं देखते यार, कुछ भी बोल देते हैं। और एक सच बात बताऊं, इन लोगों को किसानों से घंटा मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर कल इन किसानों से भी बड़ी एक भीड़ करंट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाए और ऐसी मांग रखे जो किसानों के लिए हानिकारक हो, ये तुरंत उनके साथ हो लेंगे। और इस लड़की का ये मिडिल फिंगर ऐसे लोगों के लिए ही है। इन्हें लोग बोल रहा हूँ तो लोग शब्द की बेइज्जती हो रही है। अबे दिल्ली जाम करने का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, पर नहीं, अन्नदाता है भाई, इग्नोर कर दो। कहाँ तक? पिछले फार्म प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ था नहीं जानता क्या कोई? ऐसे ही आज हरियाणा के किसान खिलाफ हो गए इनके। भाई साहब, जो रोड पे कील गाड़ी है ना, इनके चुतड़ा पे कील गाड़नी चाहिए। वो हम इनके इतने साथ है। जो सरकार ने रोड पे कील गाड़ी है, यदि हम इनका साथ देंगे तो चुतड़ा पे कील गाड़ सके इनके। भावनाओं से खिला हुआ हरियाणा है, हरियाली का हरियाणा है, लट खाए हरियाणा, वाह वाह करे पंजाब। आप पिछली बार जो ये आंदोलन चला, हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव-गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड गिरेंगे, पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। पूरा मुकाबला करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि इसका अर्थ क्या है? मेरा एक लड़का है, उमाए में चला गया, गोली लगी, कौन देगा? ये तो कह दो शहीद का दर्ज। अरे उकसाया किसको उसने? मेरे बच्चे को उकसाया किसने? अगर आज वो इन पंजाब सरदारों के कारण या जो भी नशा मुक्ति है, इनके कारण अगर उसको लत पड़ेगी, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? लेकर आया था। और ये मुद्दा जब किसान आंदोलन हुआ, और भैया अभी तो चल रहा है, पानी के बारे में बाद में बात करेंगे। ये तो वापस वो आंदोलन लेकर आगे पानी कहा दिया इन्हें। पहले हमारे सवाई के बारे में, पानी के बारे में बात करें, फिर दूसरी बात। लेकिन उसको तो वहां वो भी नहीं है। आज ये ऐसा जो आंदोलन कर रहे हैं, वही सोच है कि मोदी को बढ़ने ना दें, देश को पीछे ले जाओ और तुम्हारी यहाँ पर जो है ना चलती रहे। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, किसानों को इस तरीके से रोक रही है मानो पाकिस्तान से कोई आर्मी आ रही हो, उसे रोकने के लिए बैरिकेड लगाई गई है, वहां पर केले बिछाई गई है, वहां पर गड्ढे खोदे गए हैं, पूरा युद्ध स्तर पर तैयार की गई है। तो वो सवाल ये उठ रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, कह रहे हैं कि भाई किसान है, भारत के किसान है, ना कि बाहर देश से आक्रमणकारी आ रहा है जो आप मोदी सरकार से रोक रही है। नहीं, किसान तो है ही नहीं। किसानों को तो सिर पे बैठाते हैं मोदी। किसान है ही नहीं। ये अपने आप को किसान क्यों बोल रहे हैं? किसान कभी अल्लाह नहीं करता। किसान अपनी मांगे शांति से मनवाता है। मैं भी किसान हूं, मैं तो नहीं जाता कहीं तक। इनका मकसद क्या लगता है? मकसद है देश को कमजोर करना। मोदी की जो है ना टीआरपी बढ़ी हुई है, उसको डाउन करना, और कुछ नहीं, कोई मकसद नहीं है। और इलेक्शन को प्रोवाइड करना चाहते हैं ये, और कुछ नहीं है। तो सवाल अब आप एक बात बताओ, बोलते हैं किसान 60 साल का हो जाता है 10,000 रुपए पेंशन कर दो। क्यों भाई? जो रेडी पे जो बेचारा अपना केले बेचता है वो इंसान नहीं है क्यों? जो आदमी गरीब मजदूरी करके अपनी जीविका चला रहा है, क्या वो इंसान नहीं? उसको 60 साल के बाद नहीं चाहिए पेंशन? अकेला किसान ही क्यों? और किसान को अन्नदाता क्यों बोलते हैं? किसको अन्न देता खाने के लिए? वो अपना पैसा लेता तब अन्न देता है। मैं भी जो है जो उगाता हूँ पैसा देता हूँ, मैं किसी को खाने नहीं देता। मैं अन्नदाता कहाँ से हुआ? अन्नदाता है करदाता, जो कर देता है, टैक्स देता है, वो है अन्नदाता। वो बदले में कुछ नहीं लेता। इनको सब्सिडी भी मिलती है, डीजल पर सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, हर चीज पर सब्सिडी मिलती है। ये देते क्या देश को? अन्नदाता देते क्या देश को? अपने अन्न को बेचते हैं ये। और इनको अगर एमएसपी इसकी जैसे और चीजों के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, अपने अनाज पे एमआरपी लिखा, बैठ जाओ रोड के ऊपर बेचो। सरकार को क्या दिक्कत है? एमआरपी अपने आप लिखो और बेचने लग जाओ रोड के ऊपर। जिसको जरूरत होगी तो वो ले लो। एक वो आक्रामक हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? इसमें एक भी मांग जायज नहीं है और ना कोई मानने लायक है। ये खेतों में काम अपने करेंगे, मनरेगा के तौर पर जो 700 रुपए डेली का मांग रहे हैं, क्यों भाई? और कोई जो दिहाड़ीदार आदमी नहीं है जिसको चाहिए क्या? यही अन्न अपना फ्री में देते हैं क्या किसी को? गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं भरपूर, तब जाकर के जो है ना ये अपने घर में घुसते हैं। फिर इनको किसी चीज का खाद पे सब्सिडी, इनको पानी पे सब्सिडी, इनको बिजली पे सब्सिडी, इनको डीएपी पे सब्सिडी, इनको फिर मैं लेता हूँ सब्सिडी, फिर मैं गवर्नमेंट से जो है धक्का मुक्की कैसे कर सकता हूँ? करीब 60,000 करोड़ का घाटा, मेरा नहीं सीआईटी का कहना है। ये आदमी को जिंदा जला देना, यहाँ तक कि एक आदमी के हाथ काट कर मार देना और फिर उसके बाद उसके शव को हाथ सहित बैरिकेड पर टांग देना। महिला प्रोटेस्टर का प्रोटेस्ट साइट पर सामूहिक, समझ सकते हो आप। और इस पर प्रोटेस्ट लीडर्स की चुप्पी। प्रोटेस्ट में खालिस्तान समर्थकों का शामिल होना। लाल किले पर जो हुआ वो जग जाहिर था। कौन से प्रोटेस्ट में ऐसा होता है भाई? और कौन से प्रोटेस्टर्स लाठी पत्थर तलवार लेकर आते हैं? भाई बिरयानी, पिज्जा, बर्गर, मसाज, ये कौन सा 5 स्टार प्रोटेस्ट है? और ये कौन से गरीब किसान थे? और इसी 2.0 वाले आंदोलन में ये कौन सा किसान है जो प्रधानमंत्री की लाश चाहता है? कहते पिछली बार हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, मेरे से गलती हो गई है, भी मैं माफी मांगता हूं किसानों से। इस बार फिर 2 महीने 2-4 महीने रुक जाओ, फिर माफी मांगेगा। इस बार और मुस्तैदी के साथ आए। हाँ, पूरी मानदार तो पड़ेगा। जुलूस डंडा बजाएंगे, डंडा बजाएंगे, सरकार को झुकाने, चित्रांगा हार पाके। क्या मोदी को तो मुक्किया से कुटेगा जाके। मतलब क्या होता है? मुक्की जो ये घुसून होता है। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी बात ही। क्या सच में इस आंदोलन के पीछे किसानों की ही चिंता है? ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੱਕਦੀ, ਐ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ?
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ये कौन से किसान है जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੋ, ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ जुड़ जाते हैं खालिस्तान बना के अपना। क्या इस बंदे के पास घर में और कोई टी शर्ट नहीं थी जो स्पेशली प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर आया है? अब कुछ फाड़ चक्कर बोल देंगे कि नहीं 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 ये खालिस्तान नहीं, खालिस्तान मांग रहे हैं, रिक्त स्थान। किसान आदमी है भाई, खालिस्तान का करेगा क्या? रिक्त स्थान का क्या करेगा? खेती करेगा। देखो देखो मैंने सच्चाई सामने रख दी ना। चलो 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 अब मेरे लिए 30 लाख रुपए का जुगाड़ करो। और इन किसानों की मुख्य मांग क्या है? MSP। ये बताइए MSP क्या है? MSP भाई चकना ही हो रहा है बस, नहीं मालूम। चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो ये आपको पता है क्या है? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मैंने पता है। जो MSP है जैसे आग नहीं लगाने देते, ये उसका केस डाल देते हैं। नहीं नहीं ये अब तुम्हें शायद ना पता हो कि इनकी मांगों में एक ये मांग भी, अनकंडीशनल रिलीज ऑफ अरेस्टेड प्रो डेमोक्रेटिक इंटेलेक्चुअल्स एंड एंटी CAA एक्टिविस्ट्स। कौन से प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट? उमर खालिद जो कश्मीर को अलग करने की बात करता है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज के चार्ज में अंदर बैठा है, या वो शर्जील इमाम जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की प्लानिंग करता है? पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। शरीर से भारी कपड़े पहन रखे हैं इसने, और प्लानिंग देखो। नहीं बताओ ना भाई कौन से एक्टिविस्ट है और उनका किसानों से क्या लेने देना? तो गेम बजाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हाल फिलहाल में एक छोटे से यूट्यूबर ने फेम पाने के लिए कह दिया कि शर्जील इमाम और उमर खालिद जी जैसे सोशल मोरल एक्टिविस्ट का किसानों से क्या लेना देना। ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को मैं बता दूं कि वो लोग भी किसान थे। जी हाँ, अगर हम लिब्रांडो लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग करें तो हमें ये पता लगेगा कि वो लोग समाज में अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म का बीज बोते थे। उगती हुई झाड़ों को समय समय पर खाद पानी देते थे। ये बीज बोना, ये खाद पानी देना कृषि का ही तो हिस्सा है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने 1 मिनट से भी कम में साबित कर दिया कि वो लोग भी किसान थे। अब जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे फेक न्यूज फैलाने वालों से सावधान रहें। कई बार ऐसा भी होगा कि आप इन लोगों के आगे झूठे साबित होने लगे और इनका जवाब नहीं दे पाए। तब आपको एक ही काम करना जो मेरे हिसाब से एकदम लॉजिकल है, तुरंत उसे भक्त या दैट इज वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बोलना चालू कर दो, जैसे कि मैं करता हूँ। और ऐसी जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, खास आपके लिए। और जो पहले 1100 यूजर्स मेरा ये कोड जर्मन शेफर्ड यूज करेंगे उन्हें 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। और दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप दूसरों के कमेंट सेक्शन गालियों से भर देते हैं। देखो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर आप इनका विरोध करना ही चाहते हैं तो मेरा ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ हम हमारे हिसाब से फेक न्यूज फैलाने वालों के अकाउंट पर मास रिपोर्ट सब बता दो, ये वाला कट कर देना। तो दोस्तों ये वीडियो अपने जैसे लोगों तक पहुंचाओ, और हाँ, भक्तों से दूर रहो। हो गया? और अब जब कोई इन्हीं जुड़ी हुई तारों पर टॉर्च मारने लगता है तो ये लोग रोने लगते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर सरकार इनकी मांगे मान ले, और मान भी सकती है, ये बीजेपी वाले ऐसे ही हैं। ये ऐसों के आगे कब झुक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बात अलग है कि ये किसान भी अच्छे से जानते हैं कि अब इलेक्शन आने वाले हैं और सरकार कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन भैया होने का क्या, बहुत कुछ हो सकता है। एक बारी को ऐसे मुद्दों पर मैं नहीं केजरीवाल जी नहीं यार, वो भी नहीं। अरे यार दीपक कलाल पर भरोसा कर लूं, पर बीजेपी हाथ जुड़वा लो भैया। इनकी तपस्या में अचानक कमी आ जाती है। इन्हें सच में ऐसे प्रोटेस्ट हैंडल करना नहीं आता है। वो तो अब जाकर हरियाणा पुलिस कुछ कर रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले बार की आर्थिक और सामाजिक हानियों को देखा है, वरना कोई भरोसा नहीं था भाई इनका। और इस बार तो हरियाणा की जनता का रिएक्शन बदला हुआ है। वो तो भैया कह रहे हैं कि पुलिस ना रोके तो हम बैठे हैं रोकने के लिए। हम तो इतने साथ है भाई साहब, जो रोड पे कील गाड़ी है ना, इनके चुतड़ा पे कील गाड़ी नहीं चाहिए। वो हम इनके इतने साथ है, जो सरकार ने रोड पे कील गाड़ी है, यदि हम इनका साथ देंगे तो चुतड़ा पे कील गाड़ सके। इनके भावनाओं से खिला हुआ हरियाणा है, हरियाली का हरियाणा है, लत खाए हरियाणा, वाह वाह करे पंजाब। आप पिछली बार जो ये आंदोलन चला, हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव-गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड गिरेंगे, पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। क्या था और ये मुद्दा जब किसान आंदोलन हुआ, अब अभी तो चल रहा है, पानी के बारे में बाद में बात करेंगे। ये तो वापस आंदोलन लेकर आगे पानी कहा दिया इन्हें। पहले हमारे SYL के बारे में, पानी के बारे में बात करें, फिर दूसरी बात होगी। जो कुंडली बॉर्डर पे जितने बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया राई लगता है, बड़ी लगता है, सब खत्म हो गया। हम तो भाई साहब भुक्तभोगी हैं, या तो मरेंगे या मारेंगे। तो क्या लग रहा है बार-बार ये किसान आंदोलन, आपको लग रहा है कि इस तरीके बार-बार आओ दिल्ली घेर लो, क्या इस तरीके से हल्ली कर जगह भाई साहब? इनके जब तक लठनी लगेंगे ना, ये समरेंगे नहीं, इनके अकल ठिकाने नहीं आवे। हम आगे बेका हुए इनके, ठीक है, और इनकी बार कोने आवे का
आए हैं ईब के बाद सीधे लट मारेंगे। नहीं ईब के बाद राकेश टिके तब भी कह रहे कि ट्रैक्टर लेकर आएंगे कति नहीं बढ़ के देखो करें हम उतरेंगे फिर सड़क पे देखो हमारे बॉर्डर ने क्यों सील करके दिखाऊंगे ये हम समारेंगे खाल तारेंगे कति नहीं बख्शेंगे। क्या दिखाई दे रही है आंदोलन की एक तरफ चुनाव में क्या लगा पूरा का पूरा एजेंडा चुनाव को लेकर है क्या? चुनावी मुद्दा है रुपये खाने हैं चाहे फंडिंग हो रही कितनी कुछ हो रहा है टोटली मतलब देश विरोधी गतिविधियां हैं। नुकसान क्या हुआ? पिछली बार हरियाणा ने साथ देकर प्राप्त किया, पिछली बार इनका साथ देगा हमने अपना झंडा तरवाया उड़े थे, उस तो बड़ी बदनामी कुछ नहीं है। पिछली बार साथ देगा हमारे प्रधानमंत्री जान पंजाब में खतरे में डलवाई हमने, पिछली बार साथ देगा हमने बात अपने हिंदू भाई। खैर आते अपने मुद्दे पर कि अगर सरकार इनकी बात मान भी ले तो भी ये लोग नहीं जाने वाले। अगले साल ये फिर कोई मुद्दा लेकर भीड़ इकट्ठा करके दिल्ली चलो शुरू कर देंगे। पिछले वाले में देखा था ना 3 कानूनों के हटने के बाद भी अपनी एक नई मांग लेकर बैठ गए थे। और ये 2.0 स्पीड 1 टेराहर्ट्ज मेमोरी 1 सेटाबाइट इन्होंने चालू किया है वो किसी ब्लैकमेल से कम नहीं है। ऊपर गिनवाई चीजों के अलावा अभी और भी मांगे हैं, जैसे कि भारत WTO से बाहर हो जाए और सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर दे कैंसल। मतलब अब इन लगभग 6% किसानों के लिए भारत अपने विदेश संबंधों की बत्ती बना ले, क्योंकि भैया WTO अकेली ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। उनको नकारने का मतलब है IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, UN इन सब जगहों पर से मुंह मोड़कर अलग थलग हो जाना। क्या चाहते हो नॉर्थ कोरिया बन जाए भारत? फिर एक और आंदोलन कर देना, तानाशाही नहीं अरे वो तो रोज होता रहता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का विरोध बेतुका नहीं है, इसके कुछ कारण है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत है लगभग 18 रुपए प्रति किलो और भारत में सरकार MSP पर खरीदने वाली है पौने 23 रुपए प्रति किलो। WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक लिमिट डिफाइन करता है कि आप इससे ज्यादा सब्सिडीज नहीं दे सकते, और भारत को इसमें एक छूट मिली हुई है कि भारत जो फूड क्रॉप है उस पर 10% से थोड़ी ज्यादा दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ फूड क्रॉप्स के लिए है। इसी वजह से MSP का ये दाम चल पा रहा है। लेकिन यहाँ तो किसान हर प्रकार की क्रॉप के लिए MSP को लीगल कराना चाहते हैं, जिसका सीधा असर होगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के पीस क्लॉज का वायोलेशन, और फिर भारत इंटरनेशनली कई सवालों से घिर जाएगा। बस यही कुछ मुख्य कारण है कि MSP मांगते किसान WTO से नफरत पाले बैठे हैं। और देखा जाए तो किसान भी ये मांग अपनी इनकम एश्योरेंस के लिए कर रहे हैं, जो कि एक एंगल से गलत भी नहीं लगता। लेकिन बात तो वही है, कितने किसानों को मिल पाता है इसका लाभ, और फिर इकोनॉमी पर भी तगड़ा बर्डन आ जाएगा इसके बाद। और हर फसल पर MSP का एक आउटकम ये भी हो सकता है कि किसान वो फसलें उगाने लगेंगे जिनसे उनको सबसे ज्यादा फायदा मिले। ऐसे में फिर जो मुख्य खाद्य फसलें उनके प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ेगा। तो अब ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? इस मामले में भैया मैं ठहरा एक बालक, मैं क्या ही बताऊं। बस इतना ही कहूंगा कि सरकार अब कोई ऐसा स्टेप उठाए जिससे किसानों को इनकम एश्योरेंस भी मिल जाए, टैक्स पेयर पर ज्यादा बर्डन भी ना बढ़े और इन्फ्लेशन भी ना आए और इनडायरेक्ट टैक्स भी ना बढ़े। और हाँ, ये तरीके ऊट पटांग मांगों से इतर हो और सरकार दृढ़ रहे, वरना तगड़े कानून तो वो भी थे। बस दुर्भाग्य है इस देश का, यहाँ पर आंदोलन एक मुद्दा लेकर खड़ा होता है, लेकिन आगे चलते चलते मुद्दों की बन जाती है खिचड़ी और एक से एक बेकार मुद्दे। फिर क्या होता है, किसानों को समझाया भी जा सकता है, आराम से बैठकर बातचीत भी हो सकती है, पर इन खिचड़ी बाजों के चक्कर में गुड़ का गोबर हो जाता है। तो यार वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करो। साला पहली बार ऐसी वीडियो बनाई है, एडिटिंग में फट जाएगी भाई, मैं नहीं जानता भाई। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ भाइयों, तुमने इस वीडियो में जितना प्यार दिखाया उसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। भाइयों अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहो। क्राइटेरिया पूरा होने के बाद का स्टेप पूरा होते ही प्रयास करूंगा एक लाइव वीडियो का। बाकी तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ क्रेजी एड्स देखने। जय श्री कृष्ण।